है। नाटक के तत्व। भारतीय आचार्यों ने नाटक के 5 तत्व निर्धारित किए हैं। पहला वस्तु, दूसरा पात्र, तीसरा रस, चौथा अभिनय और पांचवा वृत्ति। याद करें, वस्तु, पात्र, रस, अभिनय, वृत्ति, ये 5 तत्व निर्धारित किए हैं भारतीय आचार्यों ने। पाश्चात्य आलोचक सामान्यतः ये 6 तत्व वस्तु, पात्र, कथोपकथन, देश काल, शैली और उद्देश्य को स्वीकार करते हैं। थोड़ा सा उनमें अंतर है। 6 तत्व मानते हैं, अपने 5 तत्व मानते हैं। 6 कौन कौन से उनके? वस्तु, पात्र, कथोपकथन, देश काल, शैली, उद्देश्य, ये स्वीकार करते हैं। प्रथम 2 तत्व तो भारतीय विद्वानों के समान रूप से प्रचलित हैं। शेष तत्वों में किसी प्रकार का सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। हमारे यहाँ अभिनय के उपभेदों में वाचिक अभिनय का उल्लेख किया गया है, जिसे हम पाश्चात्य विद्वानों के यहाँ कथोपकथन का पर्याय मान सकते हैं। अभिनय के भेदोभेद में वेशभूषा एवं क्रियाकलाप की स्वाभाविकता पर बल दिया गया है, जिसमें देश काल के धर्म का पालन हो जाता है। भारतीय नाटकों का रस ही उद्देश्य है, अतः पाश्चात्य उद्देश्य शब्द का तत्व उसी के साथ साथ समाहित माना जा सकता है। रस में तथा शैली का समाहार वृत्ति में किया जा सकता है। इसी प्रकार भारतीय तत्वों में पाश्चात्य तत्वों का समाहार हो जाता है, यानी जो शैली है वहाँ की, वो हमारे यहाँ वृत्ति में समाहित हो जाती है, और रस जो साथ साथ उसमें अपने यहाँ पर कल्पना की गई है वह भी वृत्ति में ही समाहित हो जाता है, वह उनकी शैली में समाहित हो जाता है। किस प्रकार से ये प्राप्त किया जा सकता है, उसका उद्देश्य, क्योंकि नाटक का उद्देश्य रस की निष्पत्ति होना ही जरूरी है। तो हमारे यहाँ भी रस की कल्पना की गई है और वहाँ उसके उद्देश्य के रूप में कल्पना की गई है। किंतु पाश्चात्य तत्वों में भारतीय तत्व का समन्वय नहीं हो सकता। नाटक में ही नहीं, काव्य में प्रत्येक अंग में भाव तत्व की प्रमुखता होती है। अतः भावानुभूति या रस तत्व का नाटक में महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु पाश्चात्य आलोचकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, जबकि भारतीय आलोचक हमेशा भाव को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि भाव जब तक उसके साथ साथ नहीं जुड़ेगा, जब तक भावानुभूति या रस की निष्पत्ति नहीं होगी, जब तक किसी भी प्रकार का काव्य ठीक नहीं माना जा सकता है। पाश्चात्य विद्वान जो 6 तत्व नाटक में गिनाते हैं, वही उपन्यास और कहानी में भी गिना देते हैं। इसका तात्पर्य है नाटक, उपन्यास और कहानी में तात्विक दृष्टि से कोई अंतर वो नहीं मानते हैं। वस्तुतः भारतीय आचार्यों के द्वारा किया गया तात्विक विवेचन एवं विश्लेषण अधिक प्रौढ़ एवं प्रामाणिक है, क्योंकि वो नाटक के लिए अलग, कहानी के लिए एक अलग, उपन्यास के लिए अलग तत्व की बात करते हैं। तो अब चर्चा करते हैं। पहला तत्व वस्तु। नाटक की वस्तु या कथा वस्तु, जो उसका प्लेटफॉर्म है, क्या कहानी है, उसमें प्लॉटिंग क्या की गई है, के मुख्यतः 2 भेद किए गए हैं, आधिकारिक और प्रासंगिक। नाटक के प्रमुख फल के भोक्ता को अधिकारी एवं नायक कहते हैं, अतः उसे सम्मिलित कथा को नाटक की प्रमुख कथा कहते हैं। देखिए 2 कथा चलती कभी कभी नाटक में। एक तो मूल कथा जो चलती है उसे आधिकारिक कथा कहते हैं, जिसे नायक ही चलाता है, यानी कि नायक ही उसका मुख्य कर्ता धर्ता होता है। लेकिन कभी कभी साथ साथ में प्रासंगिक घटनाएं, दूसरी छोटी घटनाएं जो साथ के दूसरे सहनायक वगैरह होते हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई कहानियां भी चलती रहती है। इसलिए वो जो कहानियां समानांतर चलती है उसे प्रासंगिक कहते हैं। गौण पात्रों से संबंधित प्रसंगवश उपस्थित कहानी को प्रासंगिक कहते हैं। नाटक में प्रासंगिक कथाओं का समावेश प्रमुख या आधिकारिक कथा की आवश्यकता पूर्ति के निमित्त या उसे बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि रामचरित नाटक लिया जाता है तो उसमें बाली सुग्रीव संबंधी जो प्रकरण है वो सब प्रासंगिक कथा के रूप में लिए जा सकते हैं। अहिरावण का प्रसंग हो या सबरी का प्रसंग हो, निषाद राज का प्रसंग हो, ये सब समानांतर है। मूल कथा तो राम की चल रही है। उसमें प्रासंगिक कथा भी 2 प्रकार की होती है, पताका तथा प्रकरी। यहाँ ध्यान रखिए, पताका तथा प्रकरी। पताका मुख्य कथा के साथ साथ अंत तक चलती है, जबकि प्रक्रिया बीच में ही समाप्त हो जाती है। ऐसे छोटे छोटे एपिसोड के रूप में कहानी आती है, थोड़ी सी आती है, अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त करती है, समाप्त हो जाती है। जबकि पताका कहानी मूल कहानी के साथ साथ आखिरी तक चलती है। कथा वस्तु के आधार की दृष्टि से भी 3 भेद किए गए हैं।
प्रख्यात जिसका आधार इतिहास, पुराण या लोक आख्यान से लिया जाता है, और दूसरा उत्पाद्य जो नाटककार के द्वारा कल्पित होता है। उसमें ऐतिहासिकता का सहारा कुछ मामलों में लिया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः सारा कुछ कल्पित होता है। और प्रख्यात में इतिहास पर ही आधारित घटनाक्रम को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और एक होता है मिश्र, जिसमें इतिहास और कल्पना का मिश्रण किया जाता है। अपने जयशंकर प्रसाद जी की नाटक ज्यादातर इतिहास और कल्पना के मिश्रण है। कथा वस्तु को क्रमशः नाटक में या रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसे सम्यक रूप से ग्रहण करने के लिए 5 अवस्थाओं में बांटा जाता है। प्रारंभ, इसमें कथानक का आरंभिक भाग आता है और जिसमें नायक की इच्छा या उसमें प्रमुख उद्देश्य का पता चलता है, ये इसका प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद में प्रयत्न, इसमें नायक के उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त किए गए प्रयत्नों का चित्रण किया जाता है। पहला प्रारंभ हो गया, दूसरा प्रयत्न हो गया और तीसरा प्रत्याशा। इसमें अंश में इस जो प्रत्याशा आखिरी होता है उसमें नायक का उत्कर्ष होने लगता है और उसमें मार्ग की कठिनाइयां दूर होने लगती है, जिससे उसमें फल प्राप्ति की आशा होने लगती है। चौथा होता है नियताप्ति और इसमें नायक की फल प्राप्ति निश्चित हो जाती है, ये चौथी स्थिति है। और पांचवी स्थिति होती फलागम, अर्थात नाटक में नायक को फल की प्राप्ति हो जाती है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी नाटक की 5 अवस्थाएं मानी है। प्रारंभ हुआ, फिर विकास होगा नाटक का, फिर चरम स्थिति आती है और उसके बाद में उतार होना शुरू होता है और अंत या समाप्ति हो जाती है। ये 5वां स्थान है। ये पाश्चात्य लोग भी इसी तरीके से इसको देखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अवस्थाओं का यह विश्लेषण भारतीय आचार्यों के विवेचन से बहुत कुछ मिलता जुलता है। कथानक की एक अवस्था से दूसरी अवस्था के विकास का पता उसकी प्रमुख घटनाओं से चलता है, जिन्हें अर्थ प्रकृति कहते हैं। कथानक की एक अवस्था से दूसरी अवस्था के विकास, जैसे चरम से उतार या शुरुआत से चरम पर, इसका पता कैसे चलता है? इसके लिए दूसरी अवस्था के विकास का पता उसके मुख्य घटनाओं से चलता है, जिन्हें अर्थ प्रकृति कहते हैं। कथा वस्तु की अवस्थाओं के अनुसार इसमें भी संख्या 5 मानी जाती है। पहले बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। याद करें, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। प्रत्येक अवस्था और अर्थ प्रकृति में मेल कराने का कार्य संधियों द्वारा किया जाता है। ट्रांजिशन फेज होता है, यानी जो चरमोत्कर्ष है उसके बाद उतार आना है, तो एक बीच में ट्रांजिशन फेज आता है, जिससे पता लग जाता है कि अब नाटक उतार की ओर आगे बढ़ रहा है। जिनकी संख्या भी 5 मानी गई है, जिसमें मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहन या उपसंहार। तो ये निम्नांकित को अपन जब चर्चा करते हैं, एक मुख हो गया, प्रतिमुख हो गया, गर्भ हो गया, अपवर्ष और निर्वहन, ये सारे तत्व हमें बताते हैं कि संधियों में किस प्रकार से प्रकट होता है। यदि हम इन एक दूसरे को साझा करके ये एक दूसरे में क्या क्या करने तो उस तरह से देखें, तो ऐसी स्थिति में जो अर्थ प्रकृति में बीज है उसकी अवस्था होती है प्रारंभ। बीज की अवस्था होती है प्रारंभ और उसका संधि जिसे कहेंगे मुख संधि कहेंगे, और बिंदु का प्रयत्न होगा और प्रयत्न को प्रतिमुख संधि कहेंगे। जबकि पताका का प्रत्याशा, उसका जो अवस्था हो जाएगी, पताका की अवस्था यानी प्रत्याशा प्राप्त होने की अवस्था बनना शुरू हो जाती है, फेवरेबल कंडीशंस आना शुरू हो जाती है, जिसे संधि के रूप में गर्भ संधि कहा जाता है। और उसके बाद प्रकरी अर्थात नियताप्ति यानी फल प्राप्त होने की स्थिति बहुत प्रबल हो जाती है, जिसे विमर्श या अवमर्श कहते हैं। और फिर 5वां क्या होता है? अर्थ प्रकृति में कार्य, और इसकी अवस्था कौन सी होती है? फलागम अवस्था। और फलागम अवस्था में निर्वहन या उपसंहार हो जाता है, अर्थात नायक को फल की प्राप्ति हो जाती है, नाटक समापन की अवस्था में पहुंच जाता है। नाटक में सारी कथा वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से रंगमंच पर प्रस्तुत करना कठिन होता है, अतः उसमें कुछ अंश की केवल सूचना ही दी जा सकती है। इस वस्तु की सूचना देने वाले साधनों को अर्थोपक्षेपक कहते हैं। ये 5 प्रकार के बताए गए हैं। विष्कंभक, नाटक के प्रारंभ या 2 अंकों के बीच में 2 गौण पात्रों के वार्तालाप द्वारा सूचना दी जाती है, उसे विष्कंभक कहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है नाटक को पूरा जोड़ने के लिए बीच में जो 2 पात्र आ जाते हैं, नायक नायिका का जो बिल्कुल गौण पात्र के रूप में आते हैं, वो सूत्रधार कहे जा सकते हैं। सूत्रधार आकर के कहानी को कहते हैं कि अभी रामचरितमानस को अगर अपन देखें तो सूत्रधार आकर के कहेंगे इधर तो राम के अभिषेक की तैयारियां चल रही है, लेकिन उधर दूसरे प्रसंग में क्या हो रहा है कि केकई
को मंत्रा ने किस किस तरीके से जा करके कह दिया गया है। तो ये जो पूरा बीच का एपिसोड है उसे सूत्रधार करके कहे जाते हैं। और फिर नाटक चालू कहाँ से हो जाता है? केकई के पात्र से चालू हो जाता है। जब तक ये स्थितियां, नाटक की पर्दा बदल जाना, पीछे पात्रों का बदल जाना, सब कुछ हो जाता है और जब तक सूत्रधार अपनी पूरी बात भी कह देता है। तो ये प्रारंभ में होता है। फिर उसके बाद में चूलिका, दूसरा जो भाग होता है उसे चूलिका कहते हैं। यानी 5 प्रकार के जो अर्थ प्राप्ति को या नाटकों की सूचना, कम्युनिकेशन, एक नाटक के पार्ट के साथ दूसरा नाटक का पार्ट का जो कम्युनिकेशन है उसकी जो सूचना देना है, उस सूचना देने में पहला क्या हुआ? विष्कंभक, दूसरा हुआ चूलिका। पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को चूलिका कहा जाता है। कभी कभी अनाउंसमेंट के द्वारा भी ये कहा जाता है कि अब ये होने वाला है। और तीसरा होता है एकादश अंक के अंत में, जहां बाहर जाने वाले 5 पात्रों द्वारा अगले अंक की कथा की सूचना दिलाई जाती है। यानी जो पात्र उस अंक से खत्म होने वाला है वो आखिरी में बता जाता है कि आगे इस कहानी को इस तरह से मोड़ दिया जाने वाला है या ये होने वाला है, उसे एकांश कहते हैं। और चौथा होता है अंकावतार, जहां पर पहले अंक के पात्र ही बाहर आकर फिर लौट जाते हैं, उसे अंकावतार कहते हैं। और प्रवेशक, नवागंतुक जो पात्र होते हैं उनके द्वारा दीवानी सूचना को प्रवेशक कहते हैं। इस प्रकार से बड़े नाटकों का पूरा कथोपकथन आम आदमी तक नाटक के माध्यम से न पहुंचा करके अपने सूत्रधारों के माध्यम से या पात्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप से उस कहानी को बता दी जाती है, भूमिका को बता दी जाती है। तो उन्हें 5 प्रकार से बताया गया है। पहला विष्कंभक हो गया, दूसरा चूलिका हो गई, तीसरा एकांश हो गया, चौथा अंकावतार हो गया और 5वां प्रवेशक। इनके माध्यम से नाटक को गति प्रदान की जाती है और बहुत बड़े नाटक को संक्षिप्त रूप से करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार कथा वस्तु अनेक भेदों भेद में साधनों के मुख्य विश्लेषण से भारतीय आचार्यों की सूक्ष्म दृष्टि का परिचय मिलता है। आधुनिक विद्वान इस शास्त्रीय भेदोपभेद के पचड़े में से बचने के लिए अर्थ प्रकृतियों, अवस्थाओं, संधियों व अर्थोपक्षेपक को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। इन सब का पालना आजकल ये नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल जो स्थितियां बन चुकी हैं वो किसी भी बनी बनाई परिपाठी से अलग जाकर के रचना करने की बन गई है। इस विषय से संबंधित और अधिक चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, इसलिए उसे अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।